तो भैया ये तो वही वाली बात हो गई ना कि सरकार भी तुम्हारा, सिस्टम भी तुम्हारा, प्रशासन भी तुम्हारा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी तुम ही नियुक्त करोगे। तो फिर क्यों कर रहे हो ये लोकतंत्र का ढोंग? छोड़ दो ना, कर दो राजतंत्र की घोषणा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने संसद में राजतंत्र का प्रतीक सेंगोल तो पहले ही स्थापित कर रखा है, फिर जनता का पैसा चुनाव पे लगा के क्यों बहाना फालतू में। नमस्कार, मेरा नाम सलोनी चौहान है और अब देश में राजीव मुक्त आयोग के बाद ज्ञानेश युक्त आयोग की शुरुआत हो चुकी है और ज्ञानेश कुमार को देश का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जा चुका है। बीते मंगलवार की आधी रात को सरकार अचानक ये घोषणा करती है कि ज्ञानेश कुमार को देश का नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है। अब ज्ञानेश कुमार को लेकर जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी है वो सवाल कर रहे हैं और राहुल गांधी के साथ साथ कई विपक्षी पार्टियां भी उन पे अब सवाल उठा रही है और ये सवाल तब उठाया जा रहा है और ये फैसला ज्ञानेश कुमार को न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाने का तब आया है, उस सिचुएशन में आया है जब उसके कल ही यानी 18 फरवरी की रात को उनको न्यू इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है और 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई होने वाली थी, क्योंकि जो कमेटी चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करता है उस कमेटी को लेकर विपक्षी पार्टियां संतुष्ट नहीं है और इसी मुद्दे को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में गई थी और 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होने वाली थी। अब इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने क्या कहा है, चलिए वो आपको बताते हैं आपकी स्क्रीन पर। राहुल गांधी ट्विटर पर ट्वीट करके कहते हैं, अगले चुनाव आयुक्त के चयन के लिए बनी समिति के बैठक में मैंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को असहमति नोट सौंपा। उसमें मैंने लिखा कि एक स्वतंत्र चुनाव आयोग जो कार्यपालिका के हस्तक्षेप से मुक्त हो, उसकी सबसे बुनियादी शर्त यही है कि चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन की प्रक्रिया निष्पक्ष हो। लेकिन मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए इस समिति से भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई को हटा दिया है। यह कदम देश के करोड़ों मतदाताओं के चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर चिंताओं को और बढ़ा देता है, ये कहना है राहुल गांधी का। आगे वो कहते हैं, विपक्ष के नेता के रूप में यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे देश के संस्थापक नेताओं के आदर्शों की रक्षा करूं और सरकार की जवाबदेही तय करूं। ऐसे में जब हम इस समिति की संरचना और चयन प्रक्रिया खुद सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और 48 घंटे के भीतर इस पर सुनवाई होनी है, तब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का आधी रात को नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करने का फैसला न सिर्फ अनुचित है बल्कि असम्मानजनक भी है। आगे वो कहते हैं और कुछ सवाल उठाते हैं। उनका पहला सवाल है, 5 साल में जितने वोटर लिस्ट में जोड़े गए थे उतने ही 5 महीने में जोड़े गए, जो हिमाचल की आबादी के बराबर है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच ये वोटर कौन थे और कहां से आए थे? ये राहुल गांधी पहला सवाल उठाते हैं। उनका जो दूसरा सवाल है वो सरकार से ये है कि महाराष्ट्र का एडल्ट पॉपुलेशन सरकार के मुताबिक 9.54 करोड़ है। चुनाव आयोग के मुताबिक महाराष्ट्र में 9.7 करोड़ वोटर्स, ये कैसे हो सकता है? राहुल गांधी ने यहाँ चुनाव आयोग के निष्पक्षता पर सीधा सीधा कड़े सवाल खड़े किए हैं। तो ये कुछ सवाल थे विपक्ष के नेता राहुल गांधी के, जो वो सरकार से पूछ रहे हैं कि आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी थी आपकी जो आधी रात में ये फैसला आपको लेना पड़ा। ऐसा जाहिर हो रहा है कि सरकार को किसी चीज की बहुत हड़बड़ाहट थी और इसी हड़बड़ाहट में उन्होंने ऐसा फैसला लिया है और सुबह तक का इंतजार नहीं किया है। खैर, आखिरकार ये मुख्य चुनाव आयुक्त है कौन? आखिरकार ये ज्ञानेश कुमार है कौन और इन्हें अमित शाह का बेहद करीबी क्यों बताया जा रहा है? चलिए जान लेते हैं। वे मई 2022 से अमित शाह के नेतृत्व वाले मंत्रालय में सचिव थे और ज्ञानेश कुमार ने गृह मंत्रालय में कुल 5 साल बिताए हैं। पहले मई 2016 से सितंबर 2018 तक संयुक्त सचिव के रूप में और फिर उसके बाद सितंबर 2018 से अप्रैल 2021 तक अतिरिक्त सचिव के तौर पर उन्होंने काम किया है। जब वे जम्मू कश्मीर डेस्क संभाल रहे थे, 2019 में अनुच्छेद 370 हटाया गया था,
तब उन्होंने उस वक्त गृह मंत्री के इस काम में बहुत मदद की थी और ऐसा कहा जा रहा था कि 370 हटाने के समय वो गृह मंत्री के साथ हमेशा संसद भवन जाते थे। शायद यही कारण है जिसकी वजह से ज्ञानेश कुमार की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। चलिए अब ये जानते हैं कि पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या थी और अब इस प्रक्रिया में क्या बदलाव किए गए हैं जिसकी वजह से इतना बवाल मचा हुआ है और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, जिसमें 19 फरवरी को सुनवाई होनी थी। लेकिन उसके पहले ही सरकार 18 फरवरी की आधी रात को उन्हें नया चुनाव आयुक्त बना देती है। सरकार की ऐसी क्या मजबूरी थी जो आधी रात को ऐसा फैसला सुनाती है। अब प्रक्रिया समझते हैं कि पूरी प्रक्रिया क्या होती थी। पहले जब कमेटी बनाई जाती थी न्यू इलेक्शन कमिश्नर के नियुक्ति के लिए, उसमें प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, चीफ जस्टिस और प्रधानमंत्री के एक मंत्री हुआ करते थे। लेकिन मोदी सरकार ने यहाँ खेल ये किया कि संसद से बिल पास करा के जो चीफ जस्टिस हुआ करते थे उनको इस कमेटी से बाहर करा दिया। मतलब अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन किसी व्यक्ति पर विरोध भी करते हैं, कोई ऑब्जेक्शन भी लगाते हैं, तो उनके समर्थन में ज्यादा वोट आएंगे नहीं, वो अलग थलग पड़ जाएंगे। मतलब सीधा मुकाबला 2-1 का हो जाएगा, जिसको लेकर राहुल गांधी ने सरकार पे हमला भी कहा है और कहा है कि मेरे लीडर ऑफ ऑपोजिशन होने का मतलब क्या है जब वहां सीधा मैच 2-1 का चल रहा है। तो भैया ये तो वही वाली बात हो गई ना कि सरकार भी तुम्हारा, सिस्टम भी तुम्हारा, प्रशासन भी तुम्हारा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी तुम ही नियुक्त करोगे। तो फिर क्यों कर रहे हो ये लोकतंत्र का ढोंग? छोड़ दो ना, कर दो राजतंत्र की घोषणा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने संसद में राजतंत्र का प्रतीक सेंगोल तो पहले ही स्थापित कर रखा है, फिर जनता का पैसा चुनाव पे लगा के क्यों बहाना फालतू में। खैर, इसी मुद्दे को लेकर सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है। अब यहाँ आपको एक सिंपल सी बात ये समझनी है कि इस कमेटी में 3 मेंबर है। पहले पीएम है, दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर है और तीसरे विपक्ष की तरफ से लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। और इसमें चीफ जस्टिस थे जो कि एक निष्पक्ष थे और जिनसे निष्पक्षता की उम्मीद की जाती थी, उन्हें भी अब इस कमेटी से हटा दिया गया है। इसी मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने वाली थी 19 फरवरी को, लेकिन उससे पहले ही सरकार 18 फरवरी की आधी रात को ज्ञानेश कुमार को नया मुख्य चुनाव आयुक्त बना देती है। इससे पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे राजीव कुमार, उनकी भी निष्पक्षता पर विपक्षी दल हमेशा सवाल उठाते रहे थे। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को कफन तक दान कर दिया था, क्योंकि जब भी उनसे निष्पक्षता को लेकर सवाल पूछा जाता था, जब भी उनसे ईवीएम को लेकर सवाल पूछा जाता था, ईवीएम की बैटरी को लेकर सवाल पूछा जाता था, वोटर लिस्ट को लेकर सवाल पूछा जाता था, चुनाव में गड़बड़ी को लेकर सवाल पूछा जाता था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने ऐसे आते थे जैसे किसी शायरी मुशायरा सम्मेलन में जा रहे हो और शायरी पे शायरी सुनाकर चले जाते थे। उल्टा वो इल्जाम विपक्ष के सर पे ही लगा देते थे कि विपक्षी पार्टियां ही चुनाव आयोग को बदनाम करने में लगी हुई है। चाहे वो गुजरात से ईवीएम को लाइव करने का मुद्दा हो या फिर एक आदमी का 6 जगह जाके वोट करना, चाहे वो मिल्कीपुर विधानसभा के चुनाव में एक आदमी 5 वोट करता है उसका मुद्दा हो, चाहे वो महाराष्ट्र में एक जिले में वोटों के गड़बड़ी का मुद्दा, जहां एक प्रत्याशी को 1 वोट से ज्यादा नहीं मिले, उन्हें उनके खुद के परिवार के वोट तक नहीं मिले थे और तब वहां के लोगों ने ये निर्णय लिया था कि वो खुद चुनाव कराएंगे। हालांकि वो बात अलग है कि पुलिस फोर्स बुलाकर उनके चुनाव को बंद करा दिया गया। इन सारे मुद्दों पे जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो हमेशा चुप रहे और सिर्फ जवाब में शायरी और तराने पढ़ते गए। इसके बाद ही जब ये निकल के आई कि जो अभी के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं ज्ञानेश कुमार, ये अमित शाह के करीबी हैं, तो इनकी भी निष्पक्षता पर उतने ही सिरे से, उतने ही गंभीरता से सवाल उठने शुरू हो गए। इतना ही नहीं, तृणमूल कांग्रेस के नेता साकेत गोखले ने तो ट्विटर पर ये तक ट्वीट करके कह दिया कि गृह मंत्री अमित शाह को नया मुख्य चुनाव आयुक्त बनने की बहुत बहुत बधाई। खैर, ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बनने की बहुत बहुत बधाई।
और अभी तो ये भविष्य ही बताएगा कि वो अपना काम कितनी निष्पक्षता से करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि राजीव कुमार की तरह जब विपक्ष उनसे सवाल पूछे तब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और शायरी और तराने सुना के निकल जाए। बाकी का देखते रहिए हमारे YouTube चैनल को। ऐसे ही वास्तविकता और सच्चाई के साथ खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद।